हेलो दोस्तों। तो चलिए, हमारा हो गया था। हम देख रहे थे पिछले क्लास में हमारा हार्ट जो है हृदय को कंप्लीट कर लिए थे। उसका पूरा फंक्शन हम देख चुके थे, कैसे काम कर रहा था, किस में जो है प्योर ब्लड बह रहा था, किस में इम्प्योर। तो धमनी शिरा जो है पल्मोनरी शिरा जो है हम सब अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो इसमें जो है बह रहा था, क्या बह रहा था? ब्लड बह रहा था। तो आज हम जो है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ब्लड होता क्या है। देखिए, रक्त, ये ब्लड को ही रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, और जो है रुधिर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है, ये रक्त जो होता है, ब्लड, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तरल संयोजी ऊतक। ये जो है ब्लड तरल संयोजी ऊतक, इसका शरीर में काम क्या है? ये जो है परिवहन करता है। ठीक, पूरे बॉडी में हमारे परिवहन करता है ब्लड। तो ये जो काम क्या करता है, अपना हर पार्ट में जाता है बॉडी के। तो इसी में जो है इसका काम जो है ऑक्सीजन को ले जाना पूरे सेलों तक, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से उठा के लेके आना फेफड़े तक, और फेफड़े द्वारा बाहर होता है। तो ये जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है ब्लड। ठीक, मेन कार्य इसका यही है। और जो है इसी के माध्यम से पोषक तत्व भी जो है हमारे सेलों तक पहुंचते हैं। जब पाचन के दौरान, छोटी आंत में हम देखे थे, पाचन कंप्लीट होता है, वहाँ पे रसांकुर जो होता है उससे जो है पोषक तत्व अवशोषित करने के बाद ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड में मिला दिया गया तो ब्लड में पोषक तत्व मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। ये ब्लड गुजरेगा जिस सेल से, जिसको जो आवश्यकता है वहाँ से अवशोषित कर लेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, हमारे इस सेल को जो है आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उस ब्लड में जो है पूरा मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट सब उसमें है। तो वहाँ से ये सेल जो है अवशोषित कर लेगी। सेल को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो ये डेड हो जाएगी सेल। मान लीजिए ये हमारा हाथ है। ठीक, ये जो इसकी उंगली है, यहाँ पे रस्सी द्वारा इसको बांध दिया जाए। ठीक, पूरा इसको कस के बांध दें तो यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा, इस सेल को जो है पोषक तत्व नहीं मिलेगा। जब इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो ये जो है डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जितना पार्ट को ब्लड नहीं पहुँचा, यानी ब्लड में से पोषक तत्व ये नहीं ले पाया, ना ऑक्सीजन लिया, तो ये पूरा जो उंगली हमारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ से पूरा सेल यहाँ का डेड हो जाएगा पूरा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ये जो ब्लड जो है इसका फंक्शन क्या है। मेन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। ठीक, और इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, सब हम आगे देखेंगे इसका पार्ट जब देखेंगे। तो ये जो है तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान हम देखते हैं। देखिए, पीएच वैल्यू इसका 7.4। ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ये अम्लीय नहीं होता है ब्लड, ये क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि हम देखे थे 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 0। इसको मान लीजिए, इधर जाएंगे तो क्षार बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 6 आए तो ये कम अम्लीय है। अब यहाँ से अम्लीय बढ़ना शुरू होता है, 7 में अम्लीय नहीं है। ठीक, अब 6 में जाएंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा। इससे ज़्यादा 5 वाला, इससे जैसे करीब में जाएंगे, 1 के करीब में आएंगे, बहुत ज़्यादा अम्लीय यानी बहुत खट्टा। ठीक, इधर जाएंगे तो क्षार। तो इस 7 से आगे गया यानी ना ये अम्ल है ना क्षार। ये जो है 0 जो 7 जो है ये जल का होता है, जल का पीएच मान। तो ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, ये उदासीन होता है 7 जो होता है। इसीलिए मैं बोला कि न्यूट्रल। तो ये जो जल जो है उदासीन होता है। तो ये जो आगे जाएगा तो क्षार, तो ये अम्ल से आगे गया यानी 7 से आगे 0.4 तक गया यानी ये क्षार हो गया। ठीक, तो ये जो है ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका हम कलर का बात करें, रंग, तो ये होता है लाल रंग का। लाल रंग इसका होता है, ये जो है चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है, और ये जो इसकी क्वालिटी जो होती है, ये चिपचिपा, मान लीजिए ब्लड कहीं से निकल रहा है, उसको आप हाथ में लगा के ऐसे करेंगे तो ये पूरा जो है चिप करेगा। ठीक, चिपचिपा टाइप का होता है। तो ये लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है। ठीक, आगे का इसका हम कहानी देखते हैं। और ये जो है रक्त जो होता है, ब्लड, ये जल से भारी होता है, यानी जल से भारी का क्या मतलब है? देखिए,
कोई चीज़ भारी है मतलब क्या होगा, उसमें डूबेगा, जल में डूब जाएगा। जल, ये रक्त, जल में जो है रक्त को डालेंगे तो डूब जाएगा। मान लीजिए बाल्टी में पानी है, उसमें आप रक्त को गिराएंगे तो वो सीधे नीचे जाएगा, क्योंकि ये भारी है। तो इस वजह से जो है जल से भारी होता है, इसलिए जो है जल में डूब जाता है। ठीक, इसको जो है ब्लड को हम टोटल जो है 2 भागों में बांटेंगे। और उसके बाद जो है आगे इसको अंदर से, अभी तो हम बार बार पूरा ब्लड देख रहे हैं, इसको जो है अंदर से हम देख के अध्ययन करेंगे। इसको जो है देखिए 2 भागों में हम बांटेंगे यहाँ पे। तो इसका एक पहला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हो गया एक। और सेकंड जो होता है, ये रक्त कणिकाएं। ठीक, तो ये प्लाज्मा में हम देखेंगे कि ये प्लाज्मा, ये सब टोटल पार्ट है ब्लड का, खून जो काटेंगे निकल रहा है, ठीक, उसी में ये सब मिक्स है। इसको हम अंदर जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड का जब अध्ययन करेंगे ब्लड में, तो वहाँ पे रक्त कणिकाएं मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। इसके कणिकाएं में हम देखेंगे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। ठीक, और यहाँ प्लाज्मा में हम देखेंगे कार्बनिक पदार्थ जो होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, इसी में हार्मोन्स होता है, सब जो है उसको हम अच्छे से इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें हम देखेंगे रक्त कणिका में, यहाँ पे हम देखेंगे इसमें आरबीसी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, यहाँ हम देखेंगे प्लाज्मा में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें मिलेगा प्रोटीन, इसमें जल होता है। प्लाज्मा में जल जो होता है 90, ये देखिए 90% जल जो है, प्लाज्मा का जो भाग होता है ये 90% जल होता है। अब पूरे ब्लड का प्लाज्मा भाग की बात करें तो ये जो है 55 से 60% तक जो होता है, ये पूरे खून का जो है 55 से 60% प्लाज्मा होता है। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक, कि कितना जो है प्लाज्मा जो है कितना परसेंट होता है ब्लड में, तो 55 से 60% प्लाज्मा। रक्त कणिका जो होती है ये जो होता है 45 से 50%। तो ये देखिए प्लाज्मा जो है 45 से 50%, और ये 55 से 60, ये 45 से 50, ये रक्त का जो है भाग है। ठीक, अब ये प्लाज्मा के अंदर हम जा रहे हैं तो ये इसमें जल पाया जा रहा है 90%। प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन इसमें पाया जाता है 7%, यानी 7 से 8% के करीब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, और जो है यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये भार जो है रक्त जो होता है, रक्त किसी व्यक्ति में जो है औसत हम ब्लड निकालना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है टोटल वजन का पूरा जो है किसी के बॉडी के वेट का 7% ये जो होता है उसमें ब्लड होता है। मान लीजिए 70 kg का व्यक्ति है, तो इसमें कितना ब्लड होगा, 7%। 70 किलो भार है तो उसका जो है ब्लड जो है 7% होगा भार का, तो 7% निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये 49 हो गया, ये बटा में 10, तो ये यहाँ जाएगा तो 4.9, यानी 4.9 लीटर 70 किलो वाला व्यक्ति में। तो यहाँ पे जो है भार का जो है 7% जो है ब्लड होता है किसी भी व्यक्ति में। ठीक, एवरेज हम निकाल सकते हैं इससे, औसत जो है ज्ञात कर सकते हैं, इतना जो है अनुमान में 7% करीब में होता है ब्लड। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लीजिए जल जो है 90%, प्रोटीन जो है 7% यहाँ पाया जा रहा है प्लाज्मा में। और यहाँ पे हम देखेंगे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। प्रोटीन हम देख लिए, इसी में जो है हार्मोन्स भी हो गए, हार्मोन्स भी जो है प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। ठीक, और इसी में उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं।
इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी मौजूद होते हैं, ठीक, प्लाज्मा में। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं इसमें प्रोटीन कौन कौन सा होता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक। तो प्रोटीन कौन कौन सा है उसको देखें, कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, अकार्बनिक कौन सा है, ठीक, और उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्सर्जी पदार्थ में क्या वेस्टेज क्या रहता है, वेस्टेज जो है पूरा उसमें से अवशोषित करने के बाद उसमें मिला लिया जाता है, ठीक। उसमें जो वेस्टेज होता है उसको क्या करता है, किडनी छान देगा, पूरा खून को क्या करता है छान के वेस्टेज जो है निकाल के मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर देगा। तो इसमें जो होता है यूरिया होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, ये सब ब्लड में मौजूद रहते हैं, ठीक। ये जब तक जो है किडनी फिल्टर नहीं करता है, इसको छानता नहीं है, तब तक ये ब्लड में ही रहते हैं, यानी प्लाज्मा में ही रहते हैं। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, चलिए इसको हम देख लिए। प्रोटीन को हम देख लेते हैं, प्रोटीन कौन कौन सा होता है। ये देखिए प्रोटीन जो होता है प्रोथ्राम्बिन, ठीक, प्रोटीन होता है, ये जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और जो है फाइब्रिनोजेन, ठीक, ये 2 प्रोटीन होता है। और जो होता है तीसरा जो होता है एल्ब्यूलिन, और चौथा जो होता है ये प्रोटीन में हम देख लिए, ये प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एल्ब्यूलिन और ग्लोबुलिन, ये जो है प्रोटीन जो है प्लाज्मा में मौजूद होता है, यानी रक्त में। इसका आगे यूज हम सब देखेंगे, ठीक। तो ये जो है प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजेन जो है ब्लड का जो है रक्त का थक्का जमाता है। जब मान लीजिए यहाँ कट गया, कट के बाहर ब्लड बह रहा है, ठीक। अब ब्लड बह रहा है तो इसका जो है जब तक थक्का नहीं जमेगा तब तक ये बहेगा। तो जमाएगा कौन, इन दोनों की सहायता से, विटामिन के की सहायता से आपस में कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उसको हम अच्छे से वहाँ क्लियर करेंगे। तो ये जो है यहाँ से ब्लड यहाँ पे थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। वही किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग जो होता है, तो हीमोफीलिया है तो ये जो है रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, बहते रहेगा पूरा जो है शरीर का। मान लीजिए कि एक नस कट गया तो पूरा जो है ये धमनी या सिरा जो है, सिरा एक कट गया तो पूरा जितना ब्लड है बाहर हो जाएगा सब शरीर से। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है इसका थक्का जमना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन। आगे इसका हम प्रोसेस अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए तो हम देख लिए प्रोटीन में ये जो है 4 हम प्रोटीन देख लिए। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ को भी हम देख लेते हैं, एक बार देखिए। देखिए अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में ये नमक भी मौजूद होता है, ठीक। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है क्योंकि 90% हो गया, 7%, 97 तो हो गया, 3% में बकाया जो ये दिख रहा है, 3% में सब है, बहुत कम कम मात्रा में, ठीक। तो NaCl है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, और इसी में जो है कैल्शियम Ca, कैल्शियम मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये पोटेशियम का जो है फास्फेट, पोटेशियम के फास्फेट, और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इसमें जो है मौजूद होते हैं। देखिए अकार्बनिक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट और बाइकार्बोनेट इसमें मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, ठीक। तो ये अकार्बनिक पदार्थ जो है प्लाज्मा में मिल रहे हैं। कार्बनिक कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए देखिए कार्बनिक में हम देखते हैं, देखिए इसमें आ जाएगा अमीनो अम्ल, इसी में ग्लूकोज,
अमीनो अम्ल आ गया, ग्लूकोज आ गया, इसी में वसी अम्ल, इसी में आ जाएगा विटामिन, आ जाएगा, इसी में आ जाएगा ग्लिसरॉल, इसी में हो गया ग्लिसरॉल, और इसी में हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल वही है, ठीक, जो है धमनी में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल उसी को बोलते हैं, रक्त वसा है, ठीक। तो ये जो है हमारा कार्बनिक जो है पदार्थ जो मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, इसको हम देख लिए, ठीक। उत्सर्जी पदार्थ हम देख लिए, यानी देखिए प्लाज्मा का पूरा प्रॉपर्टी हम समझ लिए यहाँ पे 55 से 60% ब्लड का है, ठीक। उसके बाद जल, इसमें 90%, प्रोटीन 7%, कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स भी, देखिए हार्मोन्स भी जो है प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं, ये जो है याद रखना है, प्लाज्मा में ही हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं, ब्लड के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये परिवहन करते हैं हार्मोन्स। कोई हार्मोन्स रिलीज होता है तुरंत जो है ब्लड के माध्यम से उस अंग में पहुंच जाएगा, ठीक। तो हार्मोन्स भी इसी में मौजूद है। उत्सर्जी पदार्थ हम देख लिए, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, हम पूरा पोषक तत्व तो खींच लिया, ठीक, ब्लड में मिल गया, तो ये जो सब मिल गए, अब इसको जो है उत्सर्जी पदार्थों को किडनी जो है छान के इसको मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर देता है, ठीक। ये सब प्रोसेस हम जो है पाचन तंत्र में भी समझ चुके थे अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए प्लाज्मा जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे इसमें आरबीसी को देखेंगे, ठीक। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम अब आरबीसी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये हार्मोन्स जो होता है, यहाँ पे हार्मोन्स प्लस एंटीबॉडी भी जो है, हार्मोन्स प्लस एंटीबॉडी जो है इस प्लाज्मा में ही मौजूद होता है, ठीक। ये जो एंटीबॉडी का मतलब क्या है, ये जो है रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो ये जो है इस प्लाज्मा में ही मौजूद होता है। अब हम देखेंगे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को, ठीक। तो पहले हमारा टॉपिक है जो ये, आज आरबीसी को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है डब्ल्यूबीसी और इसको दोनों को देख लिया जाएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप हम देख लेंगे, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ठीक। कौन जो है रक्त दे सकता है, किसका जो है लिया जा सकता है। पहले जो था ये ब्लड ग्रुप का जब खोज नहीं हुआ था, उस समय जो है कोई बीमार पड़ गया या उसका रक्त की कमी हो जाती थी तो कोनो ब्लड किसी का निकाल के चढ़ा देते थे, और वो जो है अंदर जाके जम जाता था, तो हो जाती थी मृत्यु। बाद में पता चला 1902 में लैंड स्टीनर ने जब खोज किया अलग अलग ब्लड ग्रुप, तब समझ में आया कि सबका ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक। एक ग्रुप होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है वो सब आगे हम अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए पहले हम आरबीसी को देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं आरबीसी। ये जो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक, यानी ये जो है आरबीसी, यहाँ पे देखिए, इसका जो है सबसे पहले हम आकृति की बात करते हैं। आकृति या आकार हम बोले, ये जो है एग्जाम में आ चुका है। इसका जो है आकृति कैसा होता है, उभयतल आकृति का होता है, ठीक। इसका हम निर्माण देखें, देखिए इसका निर्माण हम देख लेते हैं, निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये तो हो जाता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या मतलब, अस्थि मज्जा मतलब, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी के बीच में मज्जा, यानी हड्डी के बीच में जो अंदर जो मांसपेशियाँ जैसा ये जो है उसमें लिक्विड भरा होता है, वही जो अस्थि मज्जा होता है। हड्डी की खोखली जो होती है उसके बीच में जो लिक्विड रहता है, ठीक, वाइट वाइट टाइप का, वही जो होता है अस्थि मज्जा होता है, ठीक। तो इसका निर्माण क्या होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में व्यक्ति रहता है, मान लीजिए कोई बच्चा है भ्रूण अवस्था में, यानी
माँ के गर्भ में दिया है तो उसका तो अस्थि मज्जा है नहीं, हड्डी बना ही नहीं अभी, तो कहाँ से ब्लड उसका बनेगा। ठीक, तो उसका जो है ब्लड का निर्माण देखिए भ्रूण अवस्था में ये जो है ब्लड का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लिया में, प्लिया में या यकृत में। ये यकृत में भी हो जाता है, प्लिया में, दोनों जगह जो है भ्रूण अवस्था में उसका ब्लड बनता है, क्योंकि अभी उसका हड्डी ही नहीं बना, हड्डी नहीं बना तो अस्थि मज्जा ही नहीं है। ठीक, तो उस समय जो है इसमें जो है निर्माण होता है ब्लड का, और इसी को जो है ये प्लिया को ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक। तो क्वेश्चन आ चुका है कि किस अंग को जो है ब्लड बैंक बोला जाता है, तो प्लिया को, इसको स्प्लीन या प्लिया तिल्ली यही है। ठीक, तो इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। इसी में जो, क्योंकि ब्लड जो है इसी में जमा होता है। ठीक, यदि हमारा जितना ब्लड की जरूरत है उससे ओवर ब्लड होता है तो इसी में जमा रहता है, स्प्लीन में, प्लिया में, इसीलिए इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। तो इसके जो है हम देख लिए निर्माण अस्थि मज्जा में, भ्रूण अवस्था में, ये जो है प्लिया में या लीवर में हो रहा है। ठीक, और इसका निर्माण में मदद कौन करता है वो देखते हैं। तो B6, B9, B12 ये विटामिन जो है इसको बनने में मदद करता है। अब ये तो पता चल गया जगह कहाँ बनता है, किससे बनता है। जब ये B9, B12, B6 इसको नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगा। तो ये B6 जो है विटामिन है, सब विटामिन B6 इसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन है। ठीक, ये B9 फोलिक अम्ल है, B12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक, लिख दे रहे हैं, एग्जाम में कई बार आता है। ये जो इसका रासायनिक नाम है, ये जो है फोलिक अम्ल, ये पायरिडॉक्सिन जो है B6, ये B12 जो है इसमें जो है B12 में जो है एग्जाम में आता है, इसमें मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। देखिए आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा। देखिए आरबीसी की कमी हो जाती है तो रोग होता है, जो रोग देख लीजिए, एनीमिया, या इसी को बोलते हैं अरक्तता, यानी खून की कमी। खून की कमी मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी मतलब एनीमिया। एनीमिया एक होता है मायोपिया। ठीक, ये मायोपिया एनीमिया ये दूसरा। मायोपिया जो है आँख से रिलेटेड है, निकट दृष्टि दोष को ही जो है मायोपिया बोलते हैं। ठीक, तो वो सब आगे हम देख लेंगे उसको। तो ये जो है एनीमिया हो जाता है, आरबीसी की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। ठीक, चलिए इतना देख लीजिए, आगे फिर हम स्टार्ट देखते हैं। चलिए देखिए, तो आरबीसी का हम इतना इसके बारे में हम देख लिए। आरबीसी में जो होता है केंद्रक न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जो है मनुष्यों में ये केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जो है अपवाद भी है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है केंद्रक जो है इसमें अनुपस्थित होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक, लेकिन ऊंट जो है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ऊंट और लामा, ये ऊंट और लामा इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मौजूद होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऊंट और लामा के जो आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। ठीक, ये ऊंट जो है अपने कुबड़ में जो है ये जल का संचय करके रखता है। ठीक, आंत में भी रखता है। ये जो इसके कुबड़ जो होता है उठा हुआ, उसमें वसा होता है। इसको जो है कई दिन तक बिना पानी कैसे जिंदा रहता है, इसमें जो वसा होता है इसको जमा करके रखता है, यहाँ से इसको जल प्राप्ति होती है। ये ख़त्म हो जाएगा जो वसा इसका जमा है, ये आंत में भी जल का संचय करके रखता है। तो ये ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के
रह सकता है, इसीलिए जो है ये रेगिस्तान में रहता है, इसीलिए रेगिस्तान का जहाज है। ठीक। अब दूसरा अब लेके चल जाइए कोनो जानवर को, घोड़ा को मारेगा घाम की तड़फड़ा के मर जाएगा बिना पानी का। ठीक। ये जो है ऊँट जो है इसीलिए ज़्यादा दिन तक वहाँ पे ये रह सकता है। लामा जो है, लामा के आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। हाल ही में ये लामा जो है इसके जो है इसके शरीर में एक कोरोना वायरस जो है, ठीक, उसका जो है उससे लड़ने के लिए इसमें जो है एंटीबॉडी मिला है। लामा जो एक जीव है, ये दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है। चिली, पेरू जो है ये दक्षिण अफ्रीका का इस भाग जो देखेंगे, चिली एक देश है जो, चिली में ये वहाँ पे जो है ये लामा जीव पाया जाता है। ठीक। ये भेड़ जैसे हमारे तरफ भेड़ जो होता है उसी टाइप का होता है, थोड़ा गर्दन ऊंचा रहता है। ठीक। तो इसमें जो है पाया जाता है क्या, एंटीबॉडी मिला है किसका, कोरोना का। तो इसके आरबीसी में केंद्रक भी होता है, इसी में अभी ढूंढा गया रिसेंटली। तो इसमें जो है एंटीबॉडी मिला है कोरोना से लड़ने के लिए। तो चलिए इतना देख लीजिए, आगे अब इसका और जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं। देखिए ब्लड हम देखे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लाज्मा में मिल रहा था फाइब्रिनोजन, और वो जो है रक्त का थक्का जमाता है, बाहर कट गया तो। ठीक। अंदर जो है ब्लड न जमे, ठीक, उसके लिए जो है हमारे बॉडी में हिपैरिन पाया जाता है। ये जो क्या करता है, इन नलिकाओं में, धमनियों में, शिराओं में मौजूद होता है। ठीक। ये जो है क्या करेगा, ब्लड को जमने नहीं देगा। ठीक। ब्लड को जमने नहीं देगा। और चलिए रक्तचाप जो हम थोड़ा सा देख रहे थे उसको यहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं अच्छे से। देखिए ब्लड प्रेशर जो था, रक्तचाप क्या था, हार्ट द्वारा यानी दिल द्वारा धमनी पे डाला गया प्रेशर डाल रहा है, यानी ब्लड जो है पंप कर रहा है, तो ये जो है धमनी पूरा जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वही जो होता है रक्तचाप होता है। तो ये नॉर्मली मनुष्य में कितना होना चाहिए, देखिए 180 mmHg, इतना नॉर्मली व्यक्ति में होना चाहिए। ठीक। और 180 mmHg, ठीक, इसका क्या मतलब है, यानी 180 जो है ब्लड को एक बार जब सिकुड़ेगा एक बार में, तो इतना पंप करेगा 180 ठीक, 120 है, सॉरी 120 है, 120 ठीक, इतना जो है पंप करेगा एक बार, जो हार्ट जो सिकुड़ेगा तो इतना पंप करेगा। ठीक। और जब ये फूलेगा तो ये जो है 80 mmHg इतना पंप करेगा, यानी टोटल एक बार में फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो टोटल जो इतना पंप कर रहा है, फिर इतना। तो ये रक्तचाप क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति में इतना होना चाहिए, 180 बटा में 120 बटा में 80, ठीक, mmHg ये पारा जो है होता है। ठीक। तो ये रक्तचाप में ये आपको याद रखना है, ये सामान्य मनुष्य के लिए इतना है। और इसको हम मापते कैसे हैं, रक्तचाप को एक यंत्र होता है, यंत्र का नाम देखिए, स्फिग्माइनोमीटर, इसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ठीक। कितना है, ठीक, ये 120 और 80, इससे बेसी है कम है, ठीक, तो यही अनुमान लगाया जाता है, इससे ज़्यादा हो गया। ठीक। अब मान लीजिए 120 पंप कर रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक, जब ऐसे जा रहा है तो 120 पंप कर रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जब नापा गया इसे, तो पता चला कि 120 की जगह 150 है, तो क्या बोलेगा डॉक्टर, ब्लड प्रेशर हाई है, नमक बंद करो खाना। ठीक। और ये जो है कम है तो इसको बोलेगा कि नमक खाओ, नमक का सेवन करो। ठीक। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ठीक। तो ये क्या था, रक्तचाप हम देख चुके थे, और जो थोड़ा डाउट था उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये यंत्र जो है स्फिग्माइनोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। आरबीसी की संख्या हम देखें, देखिए आरबीसी की संख्या को भी माप लिया गया है। ठीक। आरबीसी की संख्या ये जो है 45 से 50 mm 45 से 50 लाख, ठीक,
ये लाख है यहाँ पे, 45 से 50 लाख प्रति घन mm, ठीक, इसकी संख्या है आरबीसी की। अब देखने में लग रहा है आरबीसी कैसे हम माप सकते हैं, ठीक। तो आरबीसी के मापने के लिए इसके लिए एक यंत्र है, उससे मापा जाता है, उसको देख लीजिए, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, आरबीसी की संख्या को भी माप लिया गया, यानी 45 से 50 लाख जो है प्रति घन mm तक, इतना है जो है इसकी संख्या होती है। चलिए आगे हम देखते हैं, आरबीसी हो गया इतना। इसमें हम देखते हैं आरबीसी में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीमो नामक रंजक होता है, हीमो, ये वर्णक होता है। वर्णक का कार्य ही क्या होता है, एक कलर प्रदान करना। तो हीमो वर्णक जो होता है ये जो है आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है, इसी की वजह से जो है आरबीसी का कलर जो लाल होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल है, लेकिन एक्चुअल देखें तो ये हीमो वर्णक के कारण जो है हीमोग्लोबिन का लाल होता है, इसकी वजह से आरबीसी का कलर लाल, ठीक। तो ये दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसका कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो है हम देखिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ये एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणु को एक बार में लेके जाता है। फेफड़ा में जो है एल्वियोली है, वायु कोश जो है, उसमें जब ये जो अशुद्ध रक्त आता है, यानी ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, तो ये हीमोग्लोबिन का एक अणु आरबीसी बह रहा है, तो ये वायु कोश में जो है ऑक्सीजन का 4 अणु को जो है एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है